सृजन सिविल सर्विस में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। यह हमारी भूगोल विषय के अंतर्गत आज पहली क्लास है जिसमें हम भारत के भूगोल से अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। हमें ये याद रखना होगा सबसे पहले कि भूगोल पढ़ने के लिए मैप के थ्रू उसकी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूगोल पढ़ने का सबसे बेहतर माध्यम होता है मैप, और यदि हम मैप से भूगोल नहीं पढ़ें तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं कंफ्यूज रहेंगे उस लोकेशन को लेकर, उन चीज़ों को लेकर जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी इस पूरी पढ़ाई का जो ढांचा रहेगा, जो पूरी पढ़ाई का एक तौर तरीका रहेगा, वो ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के अंतर्गत इसी सेंस पे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए इस शुरुआती चरण में भारत एक परिचय के अंतर्गत पुनः मैं आपका इसमें स्वागत करता हूं और इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, आप इस बोर्ड पे ध्यान से देख रहे हैं कि मैंने एक भारत का मैप बनाया हुआ है और यहाँ पर कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन टॉपिक्स को ही हम मैप पे पहले समझेंगे और फिर उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। हमारी जो पढ़ाई होगी, सबसे पहले हम दूर खड़े होकर भारत को देखेंगे, उसके आसपास की चीज़ों को समझेंगे, फिर थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे, सीमा रेखा पर खड़े होकर उसकी विशेषता को देखेंगे। इसके बाद उस सीमा रेखा से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को देखेंगे, कुछ समुद्री क्षेत्र होंगे तो उनको देखेंगे, और तत्पश्चात हम सीमा रेखा के अंदर राज्यों का विश्लेषण करेंगे और धीरे धीरे हम भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक को इस प्रकार डीप में जाके अध्ययन करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं इसके द्वारा। आप बोर्ड पे इस जो मैप को देख रहे हैं, इस मैप को बनाने आपको आना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप मैप बहुत अच्छे ढंग से बना लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ रखने की क्षमता विकसित कर लेंगे। तो ये मैप बनेगा आपको प्रैक्टिस से। मैं किसी और क्लास में मैप कैसे बनाते हैं, एग्जैक्ट मैप कैसे बनाते हैं, इसके विषय में आपको समझा दूंगा। फिलहाल हमारा आज जो मुख्य पॉइंट है वो इन बिंदुओं पर इसकी चर्चा करना है। तो दोस्तों, भारत के मैप में हम सबसे पहले देखें तो हम भारत नाम के विषय में चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि भारत हमारा जो देश है, इसके कुल 5 नाम हैं। अगर यहाँ पर उन नाम को मेंशन किया जाए तो आप देखेंगे एक भारत नाम है। भारत नाम वास्तव में इसका उल्लेख पहला मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में भारत नाम का उल्लेख किया गया है, और इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त अर्थात आर्यों द्वारा विजय की गई भूमि। वैदिक काल में आर्य जब भारत पे आक्रमण किए इस क्षेत्र से, तो उन्होंने जिन क्षेत्रों को जीता उसको आर्यावर्त कहा। इसी को आगे चलकर पूरे देश के संदर्भ में आर्यावर्त के रूप में पहचाना जाने लगा। तीसरे नाम की जहां तक बात करें तो यह हमें उल्लेख मिलता है जम्बू द्वीप। जम्बू, माफ करिएगा, द्वीप होगा, द्वीप नहीं द्वीप। इसका उल्लेख हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का उल्लेख किया गया। तो इन 3 नामों के अतिरिक्त जो प्रमुख 2 हमें नाम मिलते हैं, उसमें एक नाम आपका है इंडिया, जिसका पूर्ववर्ती नाम आपको मिलता है इंडस। कहने का तात्पर्य है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। इसी तरह जो दूसरा हमें मिलता है वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हमें हिंदू शब्द से प्रारंभिक रूप से मिलता है। अब इन दोनों नामों के बारे में जान लेते हैं। इंडिया शब्द का पहली बार उल्लेख किया था रोम वासियों ने। रोम आपने सुना होगा इटली की राजधानी है। तो रोम वासियों ने इंडिया शब्द का भारत के लिए पहली बार यूज किया, प्रयोग किया, और यह एक यूनानी शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया शब्द एक यूनानी शब्द है और इसका प्रयोग रोम वासियों ने किया था। उन्होंने सिंधु नदी क्षेत्र को इंडस कहा और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा। इसी तरह अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान शब्द जो बना है वो हिंदू नाम से बना है, और इसका उल्लेख किया पारसियों ने पहली बार। पारसियों से तात्पर्य होता है ईरानियों से। ईरान के लोगों को
पारसी कहा जाता है। तो उन ईरानियों ने या पारसियों ने सबसे पहले सिंधु नदी को हिंदू कहा और उसके आधार पर इस पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान का। अब आइए हम इसके अंतर्गत दूसरे बिंदु पे बात करते हैं, आकार। यदि हम भारत के आकार की बात करें तो आप ध्यान से मैप को देखिए तो आप ये समझ सकते हैं कि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और आप ध्यान दीजिए चार भुजा। देख रहे हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत का आकार है वो कुल मिलाकर है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय, आप इसे कह सकते हैं कि चतुर्भुज के आकार का है। ये भारत के आकार और नाम की बात हो गई। अब अगले टॉपिक के अंतर्गत या अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं, विस्तार। अगर विस्तार में हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार की बात करें, तो इस मैप पे उसे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर कौन सी रेखाएं हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक ग्लोब है या पृथ्वी के आकार का या उसका प्रतिरूप ग्लोब है। इस ग्लोब में जो बीच में ऐसे रेखा गई है, देख रहे हैं ये रेखा, इसी के समानांतर जो भी रेखाएं हैं उन्हें कही जाती हैं अक्षांश रेखाएं। ये आप देख रहे हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब इसी तरह नीचे भी रेखाएं होंगी, ये देखिए ये भी है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में जो मुख्य रूप से अंतर है, ये इस पोर्शन को, अगर ये ग्लोब आप देख रहे हैं, सपोज दैट ये कोई नींबू है, नींबू को अगर बीच में से चाकू की तरफ काट दीजिए तो ये उत्तर का आधा गोला और नीचे दक्षिण का आधा गोला। आधा गोला से मतलब गोलार्ध, गोले का आधा, और उत्तर का गोला आधा। तो इसी तरह अगर इस ग्लोब को बीच में से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं, और ये हो जाएंगी दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर यहां पर देखें तो ये बीच वाली संख्या को 0 माना गया है, और इसी तरह 1 2 3 4 5 ऐसे करके 90 माना गया है, और इसी तरह यहां भी जाके यहां तक 90 माना गया है। बस अंतर क्या है, इन अक्षांश रेखाओं को एक गोलार्ध, एक यन मतलब उत्तरी गोलार्ध, यहां यन से दिशा नहीं है, यहां यन का मतलब है कि इस गोलार्ध में है, 2n 3n 4n 5n 10n 20n 30n ऐसे 90n तक जाएगा, मतलब कि 90 उत्तरी गोलार्ध। इसी तरह यहां दक्षिण की दिशा में होगा। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के विषय में हम अगली कक्षाओं में डिटेल रूप से एनालिसिस करेंगे कि ग्लोब पे किस तरह इन रेखाओं का निर्धारण होता है, इन रेखाओं की आवश्यकता क्या होती है, और इन रेखाओं को कैसे किसी देश के संदर्भ में निरूपित करते हैं। हम यहाँ पर उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अन्यथा हम अपने मूल विषय से भटक जाएंगे और हम इन चीज़ों पे ध्यान देने लगेंगे। तो हम केवल आपको समझाने के लिए एक बात बता रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं और देशांतर रेखाएं इस प्रकार लंबाई में खींची जाती हैं। अगर आपने रीजनिंग के सवाल को हल किया होगा तो आपने ध्यान किया होगा, रीजनिंग के सवाल में ये आपका उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा, ये आपका दक्षिण दिशा है, ये आपका पूर्वी दिशा है या फिर ईस्ट कहते हैं, और ये आपका वेस्ट अर्थात पश्चिमी दिशा है। तो इसी संदर्भ में अगर इस गोले को भी हम इस तरह डिवाइड कर दें, तो यदि इस गोले को हम इस रूप में डिवाइड करते हैं तो आप देखिएगा ये बन जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार की लाइन हम खींचें, इस प्रकार की लाइन इस पर खींचें तो हमें मिलेगा क्या, देशांतर रेखा। इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। इन प्रकार की लाइनों को बोलते हैं देशांतर रेखा, और इस प्रकार की लाइन को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इन्हीं सब के संदर्भ में हम भारत के मैप पर इसे समझकर इनका जो वास्तविक विस्तार है उसको रखकर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूं जिससे आप लोगों को
इन टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, हमने जो यहाँ पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को बनाया, उसी आधार पर हम भारत के मैप पर इन रेखाओं को रखकर भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो यह अक्षांशीय विस्तार, यदि इस मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये पड़ जाता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। और याद रखिएगा यहाँ पर यन होगा। कहने का मतलब है कि भारत जो है ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। इन चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद के टॉपिक में। भारत का अक्षांश देखें तो दक्षिण में ये 8 डिग्री 4 मिनट शुरुआत होती है और उत्तर में ये जाते हैं, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, 37 डिग्री 6 मिनट। यदि चीज़ें कैमरे में स्पष्ट नहीं आ रही, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट यन से उत्तरी गोलार्ध है, यन से कोई दिशा नहीं है नॉर्थ, याद रखिएगा। मतलब यह है कि भारत का ये पोर्शन से लेकर ये पोर्शन पूरी तरह से आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यहां कहीं। इज दैट क्लियर? अब यहां देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यहां भी हम यह लिख देते हैं। इसी तरह यदि भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो इस पोर्शन को आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये पोर्शन है। अब यहां पर देखा जाए 68 डिग्री 7 मिनट ये ईस्ट है। कहने का मतलब है कि भारत यहां पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में है। यहां पर जो ई है, जो यन है, इस पे हम आगे टॉपिक पे बात कर लेंगे आगे की क्लास में, तो आपको समझने में ये आसानी होगी। अब समस्या ये है कि ये 84 कैसे याद करें। तो याद रखिएगा, इसको 84 की तरह याद करिए। तो 8 डिग्री 4 मिनट यन हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब यदि देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत का देशांतरी विस्तार 687, देख रहे हैं ना। अगर इसको समझने में आपको दिक्कत हो रही हो तो 786, आप जानते हैं कि 786 एक प्रसिद्ध नंबर है, शुभ नंबर माना जाता है कुछ लोगों के लिए। तो यदि इसका जस्ट हम उल्टा कर दें 687, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से विस्तार लेकर, और यहां पर हम अगर इस पॉइंट पे ध्यान दें तो ये आपका हो जाता है 93 डिग्री 25 मिनट, और ये भी आपका हो जाएगा ईस्ट। ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा कि देशांतरी विस्तार भी ई और ई, अर्थात ईस्ट मतलब पूर्वी गोलार्ध में, और ये नॉर्थ। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये एक ग्लोब बनाए, इसको पहले हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दें, इसके बाद इसे पुनः हम बांट दें पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत कहाँ पर है? आप देखिए नॉर्थ अर्थात ये इस गोलार्ध में है, इसमें कहीं होगा, ईस्ट अर्थात वो इसमें कहीं है। तो भारत कुल मिला के, भारत की स्थिति ये है। तो कुल मिलाकर हमें जो स्पष्ट रूप से भारत के विस्तार का हमें यहाँ पर जानकारी मिली, अक्षांशीय विस्तार भारत का जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यन से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यन तक है, नॉर्थ तक है। और यदि बात करें देशांतरी विस्तार का तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट या पूर्वी गोलार्ध से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ई तक है, या आप कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध तक है। लेकिन एक और यहां ध्यान देने की बात है, क्या भारत का विस्तार यहां तक है उत्तर में सबसे? क्या भारत का उत्तरतम बिंदु ये है? नहीं। यदि यहां पर आप ध्यान दीजिए तो भारत का एक छोटा बेटा अंडमान निकोबार आप यहां देख रहे हैं, यदि ध्यान दिए तो ये पॉइंट सबसे उन में है। इसलिए यदि इसकी बात करें तो भारत का जो ये पॉइंट है तो इसका है 6 डिग्री लगभग 4 मिनट, ये भी हो जाएगा आपका नॉर्थ में।
तो याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछे मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। यदि पूछे पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो उत्तर में आपका 37 डिग्री 6 मिनट वही रहेगा, लेकिन दक्षिण में जाएंगे तो ये चला जाएगा अंडमान निकोबार के इस अंतिम बिंदु पर, और यह 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के आसपास होगा। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इसको हम पहले साफ कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं भारत के विषय में अन्य चीज़ों को जानने की। अब बात करते हैं माप की। तो दोस्तों, यदि यहाँ माप से तात्पर्य, मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारत के अन्य लंबाई चौड़ाई इन सब की बात करते हैं। यदि भारत के लंबाई की बात करें तो इस पॉइंट से लेकर, यदि इस पॉइंट तक एक लाइन खींची जाए तो भारत की कुल लंबाई कितनी होगी? यह होगी 3214 किलोमीटर। कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। यदि भारत के चौड़ाई की बात करें तो यदि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक खींचा जाए तो ये कुल हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य है कि भारत उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। और इसी तरह पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम, इसकी कुल चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम स्थलीय सीमा की। यदि दोस्तों इस मैप को हम ध्यान से देखें, भारत का जो स्थलीय विस्तार है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये चीज़ है, और मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया। यदि भारत के स्थलीय और सागरीय सीमा की बात करें, कहने का तात्पर्य मैंने यहाँ स्थलीय और जलीय सीमा लिखा है, तो इस संदर्भ में इन चीज़ों को हम ध्यान से समझ सकते हैं। स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा, आप मैप में ध्यान दीजिए, ये यहाँ से शुरू होगा और ये पूरा आपका, ये स्थलीय सीमा इसकी है। ये मैं मैप में इसको स्पष्ट रूप से बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। इस स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। 15,200 किलोमीटर के आसपास है। कहने का तात्पर्य है ये स्थल क्षेत्र है, यहाँ से संबंधित कोई न कोई देश है, तो इसे मैंने स्थल सीमा कहा। अब जो भारत का ये बचा वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इस टॉपिक से लेकर यहाँ से आप शुरू करेंगे ये पूरा चीज़, और यदि भारत के छोटे छोटे द्वीप होंगे तो उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर जलीय सीमा की बात करें, द्वीपों को छोड़कर, अगर हम इन द्वीपों को छोड़ दें, या फिर कहीं छोटे द्वीप होंगे, यहाँ पर आपका एक लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है या कोई और छोटे द्वीप है, इन द्वीपों को छोड़ दें तो केवल तटों की मुख्य भूमि के सागरीय तटों की कुल लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर। और यदि इनमें इन द्वीपों को भी जोड़ दें, इन द्वीपों की भी हम कुल लंबाई, तटवर्ती लंबाई जोड़ दें, तो ये लंबाई और इन द्वीपों की लंबाई सब मिलाकर हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। तो कुल मिला के ये स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई और ये आपके सागरीय सीमा की लंबाई हो गई। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की। तो जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है वो आपका है 32। ये आप ये शब्द जानते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। 32 को उलट दीजिए, हो जाएगा 2 और एक गैप दीजिए 3। ये आपने 32 लिखा, इसको उलट दिया तो क्या हो गया, 2 और 3, बीच में आपने गैप रखा है। अब आप 6, 7, 8, ये एक ट्रिक है, आप सीधे भी याद कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आप इसको याद कर सकते हैं सीधे सीधे, या फिर आप 32 लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। इसको पलट देंगे 2 3 हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई 6 7 8, 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, एक आप 6 7 8, तो ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर
भारत का कुल क्षेत्रफल है। यदि भारत के कुल क्षेत्रफल का विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, यह जो 2.4% क्षेत्रफल है वो केवल स्थलीय भाग का है। क्लियर? में जो जल को छोड़कर केवल स्थलीय भाग है, उस स्थलीय भाग का 2.4% अकेले भारत का क्षेत्रफल है। यदि इसी को पृथ्वी के संदर्भ में कह दें, ग्लोब के संदर्भ में कह दें, सभी महासागरों को मिला ले, सभी महाद्वीपों को मिला ले, सबका तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो पृथ्वी के समतुल्य भारत का क्षेत्रफल आता है वो 0.57% क्षेत्रफल आता है। तो हमें भी क्या मिला? भारत, हमने एक मैप बनाया, भारत का नाम 5 नाम है। भारत, दूसरा आपने पढ़ा आपका आर्यावर्त, तीसरा जम्बूद्वीप, और फिर पढ़ा आपने इंडिया, फिर उसके बाद हिंदुस्तान, इसके बाद आकार हमने चतुष्कोणीय पढ़ा। हमने अभी इसके विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात की, मुख्य भूमि के विस्तार की बात की, भारत के दक्षिणी ये लास्ट पॉइंट से लेकर यहाँ तक के अक्षांशीय विस्तार की बात की। अब मैंने देशांतर की बात की। तत्पश्चात हम लोगों ने नॉर्थ से लेकर नॉर्थ चौड़ाई की बात की, पश्चिम से पूर्व, इसके बाद उत्तर से दक्षिण हमने भारत की कुल लंबाई की बात की। हमने स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर इसकी बात कर ली, जलीय सीमा की बात कर ली, यदि द्वीपों को छोड़ के सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें 6100 किलोमीटर, और यदि हम द्वीपों को भी जोड़ लें इसमें तो 7516 किलोमीटर ये पूरी इसकी जलीय सीमा की आपकी पड़ी लंबाई। अब याद रखिए, यदि इस स्थलीय सीमा और इस जलीय सीमा को पूरा हम लोग जोड़ लें तो ओवरऑल जो फिगर बनेगा वो भारत का परिमाप होगा, अर्थात भारत के पूरा सीमा की लंबाई हो जाएगी। क्षेत्रफल की बात किए, हम भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात किए, विश्व के संदर्भ में भारत के क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात किए, पृथ्वी यदि ग्लोब की बात करें तो उसके संदर्भ में भारत के क्षेत्रफल की बात की है। अब एक और पॉइंट बनता है, हम बात कर लेते हैं भारत के अंतिम बिंदुओं की। ये मैप को आप ध्यान से देखिएगा, हम भारत के अंतिम बिंदुओं की बात करते हैं। तो यदि आप भारत के लास्ट पॉइंट की देखें तो पहले हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, फिर हम इसको भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। यदि भारत का सबसे उत्तरतम, भारत का उत्तरतम या फिर सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है इंदिरा कौल, इसका नाम इंदिरा कौल है। ये पड़ता है लद्दाख में। अब जो जम्मू कश्मीर का नए प्रकार से विभाजन किया गया, इसके अंतर्गत लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ये पॉइंट आपका आएगा। लेकिन याद रखिएगा, भारत का ये ऐसा बिंदु है जो भारत के अधीन नहीं है। अब इस पर जो है लगभग आपके पाकिस्तान का नियंत्रण है, उसके नियंत्रण में आता है। तो ये इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, लेकिन भारत पर इसका आधिपत्य नहीं है। इसी तरह मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इसका नाम है केप कोमोरिन। इसका नाम याद रखिएगा, केवल कोमोरिन है। केप लगाते हैं, समुद्र की तरफ निकले हुए पतले बिंदु को केप कह देते हैं, तो इस बिंदु को हम कह दिए केप कोमोरिन। याद रखिए, केप कोमोरिन जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का नाम है कन्याकुमारी। तो या तो आप यदि एग्जाम में सवाल पूछे केप कोमोरिन और कन्याकुमारी दोनों हो तो आपको उत्तर लगाना है केप कोमोरिन। बस याद रखिएगा, केप कोमोरिन एक पॉइंट है जो कि कन्याकुमारी क्षेत्र में है, और ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। और इसी प्रकार इंदिरा कौल की बात करें तो इंदिरा कौल आपका वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है, लेकिन इस पे भारत का आधिपत्य वर्तमान में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने इस भाग को कब्जा किया हुआ है। इसके विषय में हम अगली कक्षाओं में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करें, ये तो हो गया उत्तरतम बिंदु, ये हो गया मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब ध्यान से देखिएगा, क्या भारत का विस्तार यहीं तक है? नहीं, भारत का विस्तार कहीं न कहीं यहाँ तक है। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा। ये अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार, जिसके विषय में हम अगले 2-3 क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो केवल आप याद रखिएगा, इस पोर्शन का जो नाम है वो है इंदिरा पॉइंट। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। पामेलियन
मत समझिएगा, पिगमेलियन समझिएगा। पिगमेलियन, पामेलियन अगर आपको याद है तो पिगमेलियन आप समझ जाएंगे। इसका एक और पहले नाम था पार्सन पॉइंट। मैंने तीनों चीज आपको लिख दिया है। इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं, पिगमेलियन भी कह सकते हैं और पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं। तीनों का एक नाम है। तीनों अंडमान निकोबार है, निकोबार में उसके दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और याद रखिए ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अब यदि बात करें हम पश्चिमतम और पूर्वतम बिंदु की, तो पश्चिमतम बिंदु जो भारत का है वो यहां पर कहीं है। यहीं पर एक स्थान है गौर माता, गौर माता। ये मुख्य रूप से पड़ता है गुजरात में। आगे इसको हम समझेंगे। गुजरात में सर क्रीक के पास, गुजरात में सर क्रीक अक्सर समाचार में रहता है, आपने सुना होगा। तो सर क्रीक के पास एक गौर माता नामक स्थान है जो भारत का पश्चिमतम बिंदु है गुजरात राज्य में। इसी तरह जो भारत का पूर्वतम बिंदु है या सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है किबिथु। किबिथु, ये किबिथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, इसे आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। ये किबिथु एक गांव यहां पर है। तो ये भारत का आपका लास्ट पॉइंट हो गया। उत्तर की बात करें इंदिरा कॉल, दक्षिण की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और पूरे भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, तीनों एक ही नाम है, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है और इसके ग्रेट निकोबार पड़ता है। इसी तरह पश्चिमी बिंदु की बात करें गौर माता है, गुजरात में पड़ता है। और अगर पूर्वी बिंदु की बात करें किबिथु है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो एक करेक्शन करना इसमें है, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये आप देख रहे हैं 6 डिग्री 4 मिनट है, इसे आप कर लीजिएगा 6 डिग्री 45 मिनट। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तरी गोलार्ध है। इसी तरह हम यहाँ भी करेक्शन कर लेते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट में चेंज कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से ले लिया होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एक अगर ले चुके होंगे तो कोई बात नहीं, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो कोई बात नहीं, यदि नहीं लेकर बैठे हैं तो आप कॉपी पेन लीजिए और पहले इंडिया का मैप बनाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपसे बेहतर मैप नहीं बनेगा, लेकिन आप फिर भी मैप बनाने का प्रयास करेंगे और मैप में इन बिंदुओं को दर्शाएंगे और इनको उस पर लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि क्या है। मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आगे जो भी आप पढ़ेंगे ये उसके आधार बनेंगे। यदि अभी आप कमज़ोर इस आधार में रहेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। मैंने सभी पहलुओं पे जो भी इसमें कवर होते हैं सभी पहलुओं पे मैंने प्रकाश डाल दिया है। आप इसको पढ़ें और यदि इसके बाद भी आपको कोई समस्या होती है, यदि आपको समझने में कोई समस्या होती या इन बिंदुओं से संबंधित कोई और पॉइंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिए। मैं उस पर जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करूंगा और फिर अगली कक्षाओं में उसे बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही मैं यह प्रयास करूंगा कि आपके सारे बिंदु जो है इस टॉपिक में कवर हो जाए। फिर आप कोई भी बुक पढ़ें तो उसमें ऐसा कोई पॉइंट, मजबूत पॉइंट ना हो जो कि मैंने यहाँ पर छोड़ दिया हो। धन्यवाद। आप